कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम, अर्थात या तो कार्य की सिद्धि करूंगा या देह का परित्याग करूंगा। इस सूक्त के सजीव उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम सबके समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय कल्पित सर और संजीव सर, जिन्होंने आरएएस 2018 परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर क्रमशः 25वीं और 39वीं रैंक अर्जित की है। हृदय की गहराइयों से आपको हम सब बधाई देते हैं और आज हमारे इस मंच पर आप दोनों का हम स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपकी आज्ञा हो तो हम साक्षात्कार को प्रारंभ करना चाहेंगे। हाँ जी सर, मेरा प्रथम प्रश्न है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता अत्यंत आनंददायी होती है, तो जब आपको यह सफलता मिली, रिजल्ट के पश्चात जब आपको पता चला, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी स्वयं के प्रति, दूसरों की आपकी प्रति क्या प्रतिक्रियाएं थी, अर्थात सर संक्षेप में कहें तो सर माहौल क्या था रिजल्ट के आने के पश्चात का? सफलता के बाद ऑब्वियसली काफी खुशी थी, क्योंकि हमने जो सोचा था कि हम जैसे तैयारी के दौरान हम साथ रहते थे, तो हमारा ये टारगेट था कि यार टॉप करना है, और हमने टॉप कर दिया तो हम बहुत ज्यादा खुश थे बिल्कुल। और जो चाहिए था वो हमें मिल रहा था, मतलब अभी एसडीएम जैसे होता है प्रॉपर आरएस हम बन रहे हैं, तो ये हमने अचीव कर लिया। सबसे बड़ी खुशी इसी चीज की थी कि जो हमने डिसाइड किया वो चीज अचीव हो गई। जी सर, मेरा अगला प्रश्न है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता में योगदान की अत्यंत महती भूमिका होती है, तो सर आप दोनों की सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा, यह हम सब जानना चाहेंगे। जो सबसे पहला जो योगदान रहता है वो तो मम्मी पापा का रहता है कि जब आप जहाँ से आपकी बर्थ होती है, जब आप ग्रो होते हो, इतने बड़े होते हो, तो जो आपको एक गाइडेंस, जो एक संस्कार, जो भी चीजें दी जाती है वो परिवार की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, आपके भाई बहन। और हमारे केस में जो जितना मुझे लगता है कि जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान है वो एक दूसरे का है। जैसे कि मेरी सफलता में इसका है और इसकी में मेरा, कि जैसे 9 साल से हम साथ हैं, रूम पार्टनर्स हैं, और एक अच्छी ट्यूनिंग, अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो कुछ चीजें इसको आती हैं, कुछ चीजें मुझे आती हैं, तो आपस में एक दूसरे की काफी हेल्प करना, तो बहुत बड़ा योगदान मेरे में इसका। क्योंकि और मेरा तो वैसे भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये मुझसे थोड़ा पहले से कर रहा था, तो इसी ने मुझे सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे करनी है, ये करनी है। शायद इसीलिए मेरे लिए ये राह इतनी आसान हो गई कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, और इसकी गाइडेंस की वजह से इतना एक अच्छी एक रैंक मुझे हासिल हो गई। ये इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि ये बात तो इसने सही कही। एक हमारे 2 बड़े भाई हैं, इसके बड़े भी हैं, राजू, और मेरे बढ़िया भी है विकल्प है। हाँ, उनका भी काफी योगदान रहा है, क्योंकि जब जब भी हमें यूं लगता है कि हम परेशान हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है हमें करना क्या है, या हमें मतलब बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कई बार, क्योंकि लंबी तैयारी होती है, तो उस दौरान जब वो हमें सपोर्ट चाहिए होता, तो हम उनसे बात करते, वो ही हमें बताते कि यार नहीं तुम कर सकते हो, तुम जो भी है, मतलब जो भी गाइडेंस चाहिए होती है हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं, और वो हमें इस मतलब वे में गाइड करते हैं कि भाई हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं। दूसरा है कि हाँ, ये मेरा बता रहा है, ये तो अच्छी बात है कि चलो ये मानता है कि मेरा योगदान था। बाकी इसके खुद की कैचिंग पावर थी, तो मैं ज्यादा रोल नहीं मानता, क्योंकि मेरा बस इतना था कि मैंने इसको बताया होगा, पर इसने खुद ने इतनी आसानी से कैच किया उस चीज को, तो वो ज्यादा मतलब बड़ी चीज है। जी सर, तो जैसा सर आपने अभी उल्लेख किया अपनी यात्रा को संबंध में, तो सर हम यहाँ पर मेरा अगला प्रश्न है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि आरपीएससी सीएससी एक लंबी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 2018 परीक्षा का अंतिम परिणाम 2021 में आ रहा है, तो इस प्रिपरेशन के दौरान सर क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, आप उसके संदर्भ में आपका अनुभव जानना चाहेंगे आप दोनों का। उतार चढ़ाव तो देखिए, आपने जैसा ही कहा लंबी प्रोसेस है, ये सबको पता होता है आरपीएससी की। 3 साल मिनिमम लगभग हर एग्जाम के अंदर लग जाता है, आरएस की हर एग्जाम लगभग 2-3 साल चलती है, तो उतने लंबे समय तक आपको तैयारी कंटिन्यू रखना, वो भी उसी पेस के साथ, उसी स्पीड के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि आप लगभग 1 साल मैक्सिमम, मेरा ये मानना है कि भाई मेरा क्या, हम दोनों का ये मानना है कि आप लगभग 1 से 1.5 साल तक आप इंटेंसली तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में आपकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, तो जब वो डाउन होती है तो उस दौरान आपको ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जो आपको उस दौरान हेल्प करे। कि जैसे हम दोनों में माता पिता और बड़े भैया थे, उनके अलावा हम दोनों आपस में एक बढ़िया सपोर्ट सिस्टम थे, हमारे फ्रेंड्स भी थे, हमारा जो सर्कल था,
अब जब भी जैसे कई बार हम लाइब्रेरी में बैठ के वहां पढ़ा करते थे, तो हम तैयारी करते करते परेशान हो जाते हैं कि यार क्या करना है, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, याद कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम बाहर थड़ी पे आके बैठ जाते हैं चाय पीते पीते, तो हम दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू कर सकता है। कई बार मुझे लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे बताता। कई बार इसको लगता है कि यार ये याद नहीं हो रहा है, या ये कर नहीं पा रहा है, या होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो मैं उसको बताता कि यार ऐसा कुछ नहीं है, अपने दोनों करेंगे, करके आराम से जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं है अगर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे। तो लॉज अगर आते हैं आपके जीवन में, तो इसका मतलब आप तैयारी तो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को डर तभी लगता है जब आदमी अच्छे से तैयारी कर रहा हो। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई इसमें जो भी आपको डर लग रहा है, तो आप ऐसे माता पिता या जो दोस्त है या जो भी आपका मतलब ऐसा सर्कल बनाइए, जिसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनसे आप बराबर कनेक्टेड रहिए। माता पिता और भैया या बहन जो भी आपके परिवार में जो सदस्य हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे तो आप बिल्कुल, आप अगर हो सके तो डेली बात कीजिए। आप डिप्रेस्ड हैं तो उनसे उन्हें तुरंत कॉल कर सकते हैं कि आप भाई मैं इस समय डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, क्या करूँ। तो वो आपको बिल्कुल, वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, वो आपको सही बताएंगे, आपको तुरंत एनर्जी आ जाएगी। तीसरी चीज है कि आपको अपना गोल याद रखना होगा कि हाँ मेरे को बनना है। वो दिन क्या होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी एकदम अचानक से। आप पहले इस साइड में थे और फिर अचानक से दूसरी साइड में प्रशासन में टॉप पोजीशन की तरफ चले जाएंगे। तो आपका जो समाज में इज्जत और रुतबा और जो भी मिलेगा आपको, तो वो चीज उसके मुकाबले काफी कम है। वो काफी ज्यादा चीज, काफी ज्यादा रुतबा और वो मिलेगा इज्जत। तो मेरा ये मानना है कि वो चीजें अगर आप याद करेंगे तो जरूर आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। जी सर, आप भी अगर कुछ जोड़ना चाहें तो। इसके अंदर एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने तैयारी शुरू क्यों की थी। हर एक इंसान का एक मोटिव होता है ये तैयारी करने का। कुछ लोगों का कि हाँ ठीक है सोसाइटी सर्व करनी है, कुछ लोगों का कुछ अलग मोटिव होता है, हमारा कुछ अलग मोटिव होता है। जो था हमारा कुछ अलग मोटिव था। तो किस मोटिव से आपने ये तैयारी स्टार्ट की थी, ये मोटिव एनी टाइम आपके माइंड में होना चाहिए। जब भी आप, क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, एकदम से फ्रीक आउट हो जाते हैं कि यार इतना लंबा प्रोसेस है, क्या है, ठीक है, सिलेबस काफी वाइड है। तो उस दौरान आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि आपने ये तैयारी क्यों शुरू की थी। जब भी डिमोरलाइज हो और ऐसे पढ़ाई छोड़ने का मन करे तो सोच लेना कि पढ़ाई क्यों शुरू की थी, तैयारी क्यों शुरू की थी। वो गोल, वो एम याद कर लेना, तो अपने आप इंसान मतलब कि नहीं। और हाँ, लंबा प्रोसेस होता है, उतार चढ़ाव मतलब कि सभी के आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा काफी स्मूथ था या फिर ऐसा था। क्योंकि जैसे हमारा प्री हुआ था, प्री के बाद में लगभग 2 बार मेंस पोस्टपोन हुआ, फिर मेंस हुआ, मेंस का 1 साल बाद में रिजल्ट आया। तो साथ में आपको और चीजें भी आती हैं कि यार प्लान बी रखा जाए, नहीं रखा जाए, क्या करें। पर हमारा कोई प्लान बी नहीं था। ऐसा ही था बीच के अंदर, जिसको भी हमने स्किप किया था, क्योंकि नहीं, हम दोनों का माइंड सेट था कि ना बनना है तो आरएस बनना है, ठीक है, इसके अंदर अच्छी रैंक लानी है, प्रॉपर आरएस के अंदर जाना है। तो ये सब चीजें आपके माइंड में एनी टाइम एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर काम करनी चाहिए कि हाँ मैंने क्यों तैयारी शुरू की थी और क्यों मेरे ये बनना है। एक छोटी जी चीज सर। और इसमें ऐड कर दूं मैं कि हमारा प्लान बी नहीं था, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति तैयारी करता है तो उसके लिए प्लान बी नहीं। आप अगर आपको लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, या आपके परिवार का माहौल कैसा है, या आपको जो लगता है कि भाई यार मैं प्लान बी लेके साथ चलूं, तो आपको जरूर लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली, हम जो कह रहे हैं कि भाई हमारा प्लान बी नहीं था तो आप भी, अब आपका भी, आपका होना चाहिए प्लान बी। अगर आपको लगता है या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि भी हाँ बी प्लान रखना है। जी सर, जैसा कि आपने अनेक आयामों को बताया और सफलता के मूल्यों को भी हमें बताया, तो सर मैं यहाँ पर एक डायलॉग भी वर्णित करना चाहूंगा। डायलॉग कुछ इस प्रकार है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो जब हम आप लोगों की जर्नी को देखते हैं, तो आप लोगों की असफलताओं को सर्वप्रथम हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके पश्चात हमें सफलताओं को देखना होगा। सर्वप्रथम अगर मैं असफलताओं की बात करूं, तो आप लोगों ने आईआईटी एंट्रेंस की भी तैयारी की, उसमें भी आप असफल रहे। तत्पश्चात सर आपने ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस किया और उसमें भी आपको सफलताएं झेलनी पड़ी। और फिर आप सर पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होता है। तो यह जो जर्नी थी सर, यह फेलियर से भरी एक जर्नी थी, जिससे आपने क्या सीखा और इसको किस प्रकार से आरएएस की परीक्षा में अप्लाई करते हुए सफलता प्राप्त की। देखिए हमारी जो जर्नी मेरा आपने ये बताया कि मानना आपने, है कि
आईआईटी की जैसे उन्होंने बताया, आपने बिजनेस का उन्होंने बताया, तो सबसे बड़ी बात जो सीखी, इन चीजों से सीख के शायद हमने हमारे जो इसमें काम आया है वो ये है कि एक तो किसी भी चीज को बिना एनालाइज किए हुए आप उसमें मत कूदो, कि आप जो भी अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके अंदर बिना उसके मतलब आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसे जाऊंगा, ये कर दूंगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं मेरे को ये तो मेरे को सेट मेरा टारगेट है, इसके लिए मुझे ये ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे ये मीडियम है, ये सोर्स मिलेंगे मुझे। मैं जब तक वो कल्पित जुड़ता है, मैं कुछ 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ कि जी जब तैयारी अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारा था, तो काफी उतार चढ़ाव जो रहे थे। सफलता की जो पहली सीढ़ी, अगर आपको उसका जो असली जो मजा है अगर वो एंजॉय करना है, चखना है, तो असफल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब जरूरी है तो मतलब अपन जानबूझ के फेल हो जाएं। पर हमारे केस के अंदर सीनियर यह था कि जब 11th-12th के अंदर आईआईटी की तैयारी की थी, फिर वहां पे कोई सफलता नहीं मिली। फिर बीटेक में आ गए, बीटेक की, बीटेक के बाद में ये था कि नहीं, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का स्टार्टअप किया। स्टार्टअप को ऐसा नहीं कि हमने नहीं चलाया, मतलब कि उसके अंदर भी हमने काफी एफर्ट्स किए। जैसे कि कल्पित इनिशियली लगभग 1.5 साल के लगभग था, फिर पर मैं लगभग 2 सवा 2 साल तक उसको चलाया था। और इवन बिहार तक भी गए, बिहार में भी रहा। तो जब आपको ये होता है कि मतलब कि ना आप सब तरफ से फेल हो रहे हो, ठीक है ना आप, और हर एक इंसान कभी ना कभी मतलब डिप्रेस होता ही है। जब हम उन चीजों में फेल हुए थे तो हम भी डिप्रेस थे, ठीक है। काफी चीजें मतलब कि है ना, जैसी सोची थी वैसी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो माइंड काफी ऐसे रहता है कि यार मतलब कि जो सोचा वो हो नहीं रहा है, ठीक है, और क्या चल रहा है। तो जब वो असफलता थी, तो उन असफलताओं में सीखा कि यार अ, असफलता के अंदर जब आपको लोग काफी चीजें सुनने को मिलती हैं, लोगों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके पड़ोसियों के, कोई भी होते हैं, ठीक है ना, तो उन चीजों को हम बाद में काफी पॉजिटिवली लेने लगे कि नहीं, अगर ऐसा है तो अब कुछ ऐसा करना है कि वापस जो एक अपनी जो वो होती है, सम्मान होता है, एक इज्जत होती है समाज के अंदर, उसको वापस रीगेन करना है। तो वो रीगेन के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ठीक है। एक ये ऐसा सिविल सर्विसेज एक ऐसा ऑप्शन था कि जिसके अंदर हमें लगता था कि हाँ, हम वापस जो हमने जो सम्मान या जो एक मान था वो जो खोया था, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमें इतनी चीजें सुननी पड़ रही हैं, उसको वापस रीगेन करना था। और वो शायद मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था हम दोनों का ही, कि इसलिए हम मतलब काफी जो भी प्रिपरेशन के दौरान काफी ज्यादा सीरियस थे हम। इवन हमने स्मार्टफोन छोड़ दिए थे, लोगों से कनेक्टिविटी पूरी कम हो गई थी, कीपैड फोन हम यूज करते थे। तो वो शायद असफलता ही थी जिन्होंने हमें सिखाया था कि है ना, सफलता की तरफ जाना है, सफलता के लिए हार्ड वर्क करना है। और हार्ड वर्क करने के बाद में अब जब रिजल्ट आया तो शायद उसका मजा मुझे लगता है कि दुगना हो गया। कि पहले इतनी बार असफल हुए, फिर जब सफल हुए तब समझ में आया कि हाँ, मतलब कि है ना, असफलता के बाद अब, और जब आप सफल हो जाते हो सफलता के बाद आपकी असफलताएं सब भूल जाते हैं। अब सिर्फ सफलता याद रखी जाती है कि हाँ, आज दोनों हैं और दोनों दोस्त आरएस हैं, ठीक है, एज ए प्रॉपर एसडीएम बन गए। तो असफलता से कभी घबराए नहीं, सभी असफल होते हैं। चाहे से कोई ऐसा बोलता है कि मैं आज तक कभी असफल नहीं हुआ, कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, या कभी डिमोरलाइज नहीं हुआ, तो वो झूठ बोलते हैं। ये एकदम सच बात है कि हर एक इंसान ने अपने लाइफ में एक ना एक ऐसा दौर जरूर देखा होता है जब वो असफल हुआ हो। तो उसको पॉजिटिवली लें, उन चीजों को। कल्पित बाकी जुड़ गया जैसे शायद। हाँ, ये असफलता का इसने कहा तो वो सही बात है कि भाई असफलता जब रहती है तो आदमी तभी सफल होने के लिए मोटिवेट होता है। अगर आप असफल नहीं होगे तो आपको शायद सफलता का पता ही नहीं चलेगा कि सफलता क्या है। आप असफल हो तो आपको लगेगा यार सफल होने पे मुझे क्या खुशी होगी, क्या मजा आएगा, वो चीज आप असफल होके ही सीख सकते हैं। और दूसरी चीज, हाँ इसने सही कहा कि लोग असफल नहीं होते, ऐसा झूठ बोलते हैं। असफल सब होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी बड़ी असफलता असफलता होती है, कहीं ना कहीं मिलती रहती है। तो आप उनसे घबराए नहीं, उनसे सीखें कुछ। जैसे कि हमने बिजनेस में जैसे प्रॉपर एनालाइज नहीं किया था कि भाई हाँ हम क्या करेंगे, हमारा क्या टारगेट होगा, क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, सारा हमारी कुछ मतलब कमियां हमारी तरफ से थी। आईआईटी की तैयारी के दौरान माने तो थोड़ी लापरवाहियां की है, तो वो चीजें यहाँ काम आई कि भाई आपको लापरवाही नहीं करनी है, प्रॉपर एनालाइज करना है कि तैयारी कैसे करनी है। आपको पेपर पैटर्न समझना होता है, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सीखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्या सिलेबस है, आपको क्या याद करना है, कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस रखना है, कौन से पे नहीं रखना। तो ये सारी चीजें एनालिसिस के अंदर आती हैं। दूसरा है कि डेडिकेशन और
परसिवरेंस की तो जरूरत होती है कि आपको लंबी प्रोसेस है, आपको ये चीज चाहिए, तो आप मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। जी सर। तो सर जैसा कि आपने डेडिकेशन परसिवरेंस आज के बारे में चर्चा की, तो इन सबके अतिरिक्त भी सर विद्यार्थियों में एक दुविधा, अनेक चीजों के लिए दुविधाएं होती हैं। उन्हीं के संदर्भ में सर एक कोचिंग के संदर्भ में भी दुविधाएं उत्पन्न होती हैं जो विद्यार्थी प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि आपके कोचिंग के प्रति क्या अनुभव रहे हैं, और साथ ही जो आर्थिक रूप से दुर्बल छात्र हैं जो अभी प्रिपरेशन में हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता है? क्या सेल्फ स्टडी से इसे अर्जित किया जा सकता है, अर्थात परीक्षा को उत्तीर्ण किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस प्रकार से? देखिए, सेल्फ स्टडी से तो सब कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेल्फ स्टडी से नहीं किया जा सकता। उसका एक एग्जांपल शायद ये संजीव भी है। संजीव जब आया था तो उस समय प्रीलिम्स की तैयारी इसने कोचिंग से नहीं की थी, सारा इसने सेल्फ किया था, और लगभग 8 महीने का ड्यूरेशन था, उस दौरान इसने सारा कवर कर लिया था। प्रीलिम्स इसने क्वालिफाई भी किया। फिर उसके बाद में इसने जरूर मेंस के लिए कोचिंग की थी, पर प्रीलिम्स जो क्वालिफाई किया उसने सेल्फ स्टडी से किया। उससे पहले हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि हम मतलब कोचिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि कोचिंग का रोल अगर आप माने तो कोचिंग का रोल 15 से 20% तक ही होता है। बच्चे को, कैंडिडेट को गाइड करने का काम मान सकते हैं, या 15 से 20% कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को क्वालिटी गाइड नहीं मिल पाता, कि भाई कोई उनको बता रहा है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो वो चीजें शायद कोचिंग में उनको रेगुलर रूटीन मिल जाता है, उनको वो चीजें कई बार जैसे टॉपर से बात होती है, कोई और आते हैं तो वो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, तो उससे उन चीजों उन लोगों को सीखने को मिल जाता है कि यार हाँ, हमें ऐसे तैयारी करनी है। तो कोचिंग का रोल 15 से 20% ही मैं मानता हूँ। उसके अलावा तो मेरा ये मानना है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, और 80% रोल खुद का कैंडिडेट का होता है। कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, वो खुद लापरवाही करेगा तो कोचिंग आप चाहे उससे 10 करवा देंगे, वो सिलेक्शन उसका नहीं होगा। लेकिन अगर वो खुद डेडिकेटेड है और उसको चाहिए कि नहीं मेरे को बनना है, जो अचीव करना है, तो फिर वो जरूर उस चीज को अचीव कर लेगा। कोचिंग का जैसा कि कल्पित ने कहा कि 10 से 15%, 15 से 20%, ये एकदम सही बात है। आपको सिर्फ वहाँ एक गाइडेंस मिल सकती है, चीजों को एग्जीक्यूट आपको खुद को पढ़ के मेहनत करके ही करना है। और जिस हिसाब से लास्ट के कुछ सालों का अगर अपन पैटर्न देखेंगे, जो आरपीएससी या यूपीएससी भी हो, तो इनसे जो पहले बोलते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस और इस तरह के, वो काफी कम हो गए हैं अब। बच्चे की आरपीएससी और पीएससी भी ये चाहता है कि बच्चे चीजों को एनालाइज कर पा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चीजें आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप खुद पे वर्क करेंगे तभी इन चीजों में आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। आप सोनली कोचिंग पे डिपेंड रह के नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ना, अगर आप कोचिंग कर पाते हैं, अगर आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप अपने अच्छे दोस्तों का कुछ ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर आप चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। आप 3-4 दोस्त हैं, अच्छे हैं, साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे आप चीजें डिस्कस कीजिए, उनके साथ एक ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन वगैरह कीजिए, और वो काफी चीजें हेल्प करेंगी। जी धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पर मेरा प्रश्न सर इस प्रकार से है कि इसका किस प्रकार से रोल रहता है आरपीएससी की परीक्षा में, क्या वेटेज रहता है और कैसे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं? शायद 2013 के अंदर मतलब आरपीएससी का जो पैटर्न था एग्जाम का, वो चेंज हुआ था। और उसके बाद से सिर्फ आरपीएससी नहीं, मतलब आरएएससी नहीं, उसके अलावा जो अदर एग्जाम्स भी हैं जैसे कि एसआई हुआ, या यूपीएससी के अंदर तो अच्छा खासा वेटेज रहता है ही। उसके अलावा भी जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके अंदर करंट का काफी ज्यादा वेटेज हो गया। जैसे कि प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट बेस्ड आते हैं आरपीएस आरएस के अंदर। और उसके अलावा जो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर के अंदर 2-3 सब्जेक्ट तो सोनली मतलब कि ना करंट बेस्ड है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, उसके अलावा इकोनॉमी हुई, और जो स्पोर्ट्स है तो उनके अंदर काफी जो पर्सनालिटीज के नाम पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स पर्संस के, तो वो भी सारे करंट से। और दूसरी चीज, जब आप आपका मेंस का आंसर जब स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर अगर आपको करंट के जो फैक्ट्स अगर उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है, तो आप वहां पे आपका जो आंसर है उसको उन फैक्ट्स के द्वारा जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि ऐसा ऐसा है और करंटली ये चीजें चल रही हैं। तो करंट का बहुत बड़ा वेटेज है। और इसके अंदर मेरा मानना है कि जैसे कि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था पर्सनली रोजाना, और अगर कोई हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए दैनिक जागरण जो एक बेस्ट न्यूज़पेपर, ये रेगुलर पढ़े। उसके अलावा जो मंथली मैगजीन्स हैं, तो
जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आती हैं, जैसे कि इंडिया लेवल पे अपने दृष्टि हो गया, विजन आईएएस हो गया, तो ये चीजें आप रेगुलर मंथली रखें। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न प्रीलिम से संबंधित है, जिसे हम प्रथम चरण के रूप में जानते हैं। तो सर इससे संबंधित यह प्रश्न है कि किस प्रकार से इसका प्रारूप होता है, अर्थात स्ट्रक्चर है, और इसके लिए आपकी क्या बुक लिस्ट या स्ट्रेटेजी रही थी, और साथ ही सर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें अधिकतर, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल आते हैं या फैक्चुअल आते हैं, इस प्रकार से। प्रीलिम्स पूरा लगभग फैक्चुअल बेस्ड ही होता है, करंट वगैरह। इसके अंदर आप अगर पिछले जो कुछ सालों के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि इनका एक सेट पैटर्न है, जिसके अंदर आप क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर आपके साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स, रीजनिंग है और ज्योग्राफी है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लगभग सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस है। जैसे 2013 का पेपर देख लीजिए, 2016 का देख लीजिए, 2018 का देख लीजिए, तो लगभग जैसे कि पॉलिटी के 14 to 15 क्वेश्चंस, साइंस के 10 से 12 क्वेश्चंस और मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस का एक फिक्स इन्होंने कर रखा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बाइफरकेट कीजिए कि किस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि उनका वेटेज डिसाइड कीजिए। जैसे कि एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर एक के क्वेश्चन आता है, तो आप उन चीजों को, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है। तो चीजों को बाइफरकेट कीजिए और लगभग हर बार वही क्वेश्चंस का एक पैटर्न चल रहा है। बुक लिस्ट के अंदर, इसके अंदर जैसे कि मैंने किया था, तो जो मेरी जो बुक लिस्ट थी वो आप अगर पिन कर पाएंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज जो कॉमन बुक्स है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के अंदर सर्वे से डायरेक्ट अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। तो पहले नंबर पे आपको इकोनॉमिक सर्वे को काफी, मतलब उसको वेटेज है, तो उसको अच्छे से करना है। मैथ्स और रीजनिंग काफी बेसिक लेवल की आती है, 9th-10th लेवल की, जो 9th-10th जो स्टैंडर्ड है स्कूलिंग का। और उसके अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर कोई अच्छी कोई बुक ले सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे खूब सारे चैनल्स हैं जिनके द्वारा भी आपको उसमें काफी हेल्प मिल सकती है। पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत जो सबसे बेस्ट बुक है शायद, उसको यूपीएससी का, आरपीएससी का या यूपीपीसीएस, हर एक स्टेट पीसीएस का, और सभी जो बच्चे इनको प्रिपेयर करते हैं वो पढ़ते हैं, और ये सबसे बेस्ट है पॉलिटी में, इसके अदरवाइज कुछ नहीं है। स्टेट के जो भी चीजें हैं, जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी, स्टेट पॉलिटी और जो भी साइंस 9th और 10th की बेसिक साइंस आती है, वो आप जो 9th-10th की जो एनसीईआरटी है वहां से कवर कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी या मूमल या फिर कोई भी एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। साइंस के अंदर भी जो डिफेंस और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उस पर आजकल ज्यादातर फोकस है आरपीएससी का। पहले जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछे जाते थे, बट अभी इस फील्ड में तो इस तरफ थोड़ा सा उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बेसिक इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे मुरनाल की वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। तो प्रीलिम्स का जो मोटा मोटा है वो यही कंटेंट है। और हिस्ट्री के लिए आप जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लिए आप राजस्थान अध्ययन की किताबें, और वैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम आती है, तो आप स्पेक्ट्रम को प्रीफर कर सकते हैं। ये वो बुक लिस्ट है जो सर मुझे लगता है कि सर का नेटवर्क में कुछ इशू है, शायद इसलिए। नेटवर्क चला गया, तो वो मैं बता देता हूँ। राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती हैं 4। राजस्थान के पोर्शन के लिए आप राजस्थान अध्ययन की 4 बुक्स से कर सकते हो, 9, 10, 11, 12 की आती है राजस्थान बोर्ड बुक से। फॉलो की इसके अलावा उसमें जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो आप मत पढ़िए, उसके तो बजाय आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा आप लगभग सारे जो सोर्स उसने बताए वो ही हैं। सोर्सेज का मतलब जो उसने हिस्ट्री के लिए उसने बता दिया, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें
आपको बहुत ज्यादा इनपुट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटपुट भी बहुत कम है। बिल्कुल जैसे अगर प्रीलिम्स में देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, मेंस के अंदर देखेंगे तो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी छोटे वाले ही ज्यादातर रहते हैं। आप मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस्ड रहिए, एंशिएंट मिडाइवल आप एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए, और राजस्थान का पोर्शन आप राजस्थान अध्ययन की बुक से कर लेंगे। साइंस का जैसे कि बता दिया संजीव ने, करंट के लिए क्रॉनिकल, मूमल या दूसरी और भी जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं, अगर किसी को मूमल नहीं पसंद है तो आप दूसरी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, कई आप बुक्स आती हैं। और पॉलिटिकल आईआर के लिए आप करंट से अपडेटेड रहिए, विजन आईएएस या कोई भी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं आईएएस के लिए तैयारी के लिए, आप उनसे आप जो करंट का पोर्शन आईआर का पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैं ये कहूंगा कि लक्ष्मीकांत बाइबल है, और बाकी लगभग सब्जेक्ट जो संजीव ने बताए वही है। जी धन्यवाद सर। सर प्रीलिम की चर्चा के उपरांत जब हम देखते हैं कि प्रीलिम के पश्चात जो हमारा दूसरा चरण होता है वो मुख्य परीक्षा होती है, और वो इतनी आवश्यक है जैसा कि हम सब जानते हैं कि उससे हमारे सिलेक्शन की जो सुनिश्चित होता है और साथ ही हमारी सेवा भी निर्धारित होती है, अर्थात उसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो उसके संदर्भ में मेरा सर प्रश्न यह है कि उसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर या प्रारूप होता है और उसकी क्या बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पहले प्रीलिम्स के लिए एक चीज ऐड कर दूंगा कि जो प्रीलिम्स के लिए अगर आप बुक्स वो जो संजीव ने बताया था कि पेपर आप क्वेश्चन देखिए, आप एनालाइज कीजिए कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके पास अगर समय की कमी है, कई बार लोग अभी तैयारी शुरू करते हैं, अभी 3 महीने 4 महीने बच्चे उनके पास पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत मस्ट है ये चीज कि आप वो क्वेश्चन ढूंढिए, पुराने पेपर देखिए कि कौन सा पोर्शन, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है उससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस टेक्स्ट से लगभग 12, 13, 15 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आप वो चीजें डिफाइन कीजिए कि जो आप इतने 3 से 4 महीने के कोर्स में कवर कर सकते हैं, कि भाई आपके लिए ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जी सर। तो सर जैसा कि आपने प्रीलिम के संदर्भ में बताया, तो मेरा अगला प्रश्न मेन से संबंधित है, जो कि अगला चरण है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह इतना आवश्यक है कि यह सिलेक्शन में भी इसके मार्क्स जुड़ते हैं और अंततः इससे मेरिट भी डिसाइड होती है। तो सर इससे मेरा संबंधित यह प्रश्न है कि इसका स्ट्रक्चर अर्थात प्रारूप कैसा है और बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी कैसा आप लोगों ने इसके संदर्भ में फॉलो किया था? बुक लिस्ट तो लगभग सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं वो मेंस के लिए हैं, लगभग बुक लिस्ट तो सेम ही रहती है उनके लिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं उसके अंदर, जैसे हिंदी ऐड होता है तो हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 to 12 करके एक रचना व्याकरण नाम से बुक आती है, तो वो आप बुक पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए बेसिकली शायद हम दोनों की वो जो स्कूलिंग और इंजीनियरिंग सारी उसी से हुई है, इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश के लिए हमने अलग से कुछ पढ़ा नहीं था कि भाई स्पेशल कोई बुक हो या कुछ हो। वो जो था हमें मतलब जो हम इंग्लिश शायद एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे हम, इंडियन एक्सप्रेस, तो उसकी वजह से शायद हमें कहीं दिक्कत आई नहीं। तो इंग्लिश के लिए सोर्स तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे एग्जाम दी थी क्योंकि इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस था। दूसरा है कि 6 छोटे सब्जेक्ट्स भी ऐड होते हैं उसके अंदर, तो उनके लिए आपको जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपको अगर एनसीईआरटी मिलती है, जैसे कि स्पोर्ट्स योगा के लिए या अकाउंटिंग के लिए या साइकोलॉजी के लिए, इनके लिए आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी 11th-12th की, तो आप उनसे जो जो टॉपिक जो सिलेबस में दिए हुए हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए और उनको उनके नोट्स बना लीजिए, या उनमें एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे लॉ है, लॉ के आपको उसमें नोट्स नहीं मिलेंगे, शायद एनसीईआरटी नहीं मिलेगी, तो आपको उसके लिए आप किसी भी रेपुटेड कोचिंग के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं कि भाई आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, आप वो कंपाइलेशन लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। और लगभग बाकी सारे जो सोर्सेज थे वो शायद यहाँ काम आ जाते हैं। साइंस के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके अंदर जो पोर्शन है, जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है, तो आप उसके लिए भी आप किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह आप जो हों तो वो, और करंट के साथ तो आपको अपडेटेड रहना ही है, किसी कोचिंग का कंपाइलेशन आप ले आइए तो वो मेंस के ओरिएंटेड हो, मेंस के ओरिएंटेड रहेगा तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं सीधी मेंस की, साइंस की तैयारी। सर अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज। बुक लिस्ट ना, वो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो का जो मैंने बताया था, जो प्री के लिए, तो प्रीलिम्स और मेंस में वो सब्जेक्ट्स कॉमन है। मेंस के अंदर जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स अलग है, जैसे एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग और साइकोलॉजी। तो इन्हीं के लिए मतलब कि एनसीईआरटीज पढ़नी है आपको, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप
किसी कोचिंग के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बुक हो तो इसकी लक्ष्मीकांत आती है। हिंदी के लिए जैसा कि कल्पित ने बताया, राघव प्रकाश, और इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली हमने की नहीं थी। तो जो बाकी जो लिस्ट कल्पित ने बताई है वो सही है उसके अंदर। और स्पोर्ट्स में काफी करंट का पूछ लेते हैं वो कई बार, मतलब कि ना स्पोर्ट्स पर्सन का नाम पूछ लेते हैं 2 नंबर के अंदर और ऐसे। तो वो आप थोड़ा सा करंट पे ध्यान रखिए। उसके अलावा जो स्टैटिक स्पोर्ट्स पोर्शन है वो आप कहीं किसी पर्टिकुलर नोट्स वगैरह से तैयार कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। तो सर जैसा कि हम सब देखते हैं कि हम जब विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ज्ञान तो उनके पास कहीं ना कहीं इन सब माध्यमों से बहुत ज्यादा हो ही जाता है, परंतु जब हम उन्हें प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जब हम उनको लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें समस्या उत्पन्न होती हैं। तो मेरा अगला प्रश्न सर आंसर राइटिंग से संबंधित है कि किस प्रकार से इसको आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया था? आंसर राइटिंग का ये है कि आंसर हमने राइटिंग जब तैयारी शुरू की थी तो उसी समय हमारा ये गोल था कि भाई हमें जो करना है पहली बार में करना है, और जो भी टारगेट रहेगा सारा हमें तैयारी में कहीं भी कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है। हमने जब प्रीलिम्स की तैयारी की थी उसी के साथ ही हमने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे हम, एक दूसरे को दिखा देते थे। ज्यादा टेस्ट सीरीज तो नहीं दी, पर मैं ये कहना चाहूंगा टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए। हमारा तो ये था कि भाई मैं क्वेश्चन लिख लेता था तो ये मेरा चेक कर देता था, ये लिखता था तो मैं चेक कर देता था। तो हमें आइडिया था लगभग कि क्या क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट होगा, क्या रहेगा, क्या आंसर में की पॉइंट्स आने चाहिए, कौन सी डायमेंशंस आ सकते हैं। तो वो चीजों का आपको, अगर आपको लगता है कि आप और आपके दोस्तों को या जब जिनको भी नॉलेज है तो आप उनसे चेक करवाइए, आप आपस में चेक कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे आपकी मेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर राइटिंग के लिए आप सबसे पहली बात तो आप स्ट्रक्चर तैयार कीजिए कि भाई आपको जैसे 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना होता है कि भाई इंटरव्यू जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड है जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या फिर कोई करंट में कोई भी जो घटना घटी है उससे संबंधित कि भाई कोई करंट न्यूज है तो वो उससे आप शुरू कर सकते हैं कि रिसेंटली दिस इवेंट हैपेंड। उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में आप मेन बॉडी में आएंगे तो वहां पे आपको वो जो क्वेश्चन का जो लास्ट में कमेंट या वो चीज आप उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना है। जैसे कि आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन के अंदर आपको उस फिनोमिना को समझाना है कि भाई ये चीज क्या है, क्या नहीं है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन आप साथ में जैसे आप लगभग 8-10 डायमेंशन हम रखते थे कि जैसे साइंटिफिक डायमेंशन हो गया, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारी 8-10 डायमेंशन लगभग बेसिकली यही रहती है। अगर ये आप 8-10 डायमेंशन लेके चलेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन में इनमें से 5 या 4 डायमेंशन फिट कर सकते हैं, और फिट होने के बाद में आपका आंसर बहुत ज्यादा निखर के आएगा। उसके अलावा आपको डायमेंशन देने के बाद में आप कम से कम उसके अंदर फैक्ट जरूर डालिए। आपने इकोनॉमिकल डायमेंशन बताया कि इस चीज से ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए बताइए कि भाई ये जैसे कोई स्कीम मान लीजिए सरकार ने चलाई तो उस स्कीम से ये इम्पैक्ट पड़ा है। ये चीज आपको क्रेडिबिलिटी ज्यादा देगी आपके आंसर को, तो उससे ज्यादा अच्छा आंसर बन जाएगा। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई या फिर तो आप सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को, या फिर आप नॉर्मली बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे थी और इससे ये हमें फायदा हुआ। इस तरह से आप कंक्लूजन दे सकते हैं। दूसरा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप कभी भी आंसर में सरकार को ओवरटली क्रिटिसाइज मत कीजिए। मतलब आप पूरी आप सरकार की ही नौकरी करने जा रहे हैं तो आपको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना है उनको। जो सच्चाई है वो ही बतानी है कि भाई हाँ इनसे ये फायदे हैं। मतलब बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है जो कि एक सिविल सेवक को जरूरत होती है। सर आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस पर कुछ विचार अपना प्रस्तुत करना चाहें तो कृपया करके हमसे साझा करें। म्यूट है शायद। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, ठीक है। हाँ, मैं ये बोला था कि लगभग चीजें तो कल बता चुका है इसके अंदर कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना था। कि हाँ, हमने इनिशियली पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था मेंस का आंसर लिखना। पहले दिन मुझे याद है जब मैं गया था तो इसने मुझे क्वेश्चन दिया था और कहा था कि ना चल ये लिख के दिखा। तो वो शायद मैंने 1.5-2 पेज के अंदर काफी, मतलब वेग लैंग्वेज होती है काफी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर मैंने वो आंसर लिखा था। फिर इसने वो
आंसर चेक किया था, इसने बताया था देख इसमें ऐसा नहीं लिखना होता है। ऐसे कि ने धीरे धीरे चीजें सीख गए। फिर ये लिखता था, मैं इसका आंसर चेक करता था, मैं लिखता था, वो मेरा ये चेक करता था। तो ये चीजें बाद में आगे आपका ग्रुप होता था वो काफी हेल्प करता है आपको आपके आंसर्स को निखारने में, कि आपके आंसर्स कितने अच्छे हो सकते हैं। इसमें आपका जो ग्रुप होता है वो काफी हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज तो हेल्प करती ही है, बट टेस्ट सीरीज के अंदर वो आपको सजेशंस से साइड के अंदर लिख के दे देंगे, बट एक्चुअल फॉर्मेट वो आपके जो कोई साथ में होगा, जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहा होगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि इसके अंदर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे लिखो। तो मेंस की और आता सबको सब कुछ है, जैसा कि आपने कहा था कि सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, सभी को इतना अच्छा वो कंटेंट आता है, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो जो इसमें मैटर करता है कि आप फ्लो डायग्राम्स, ठीक है, फ्लो चार्ट्स वगैरह ये सब इनकी हेल्प लें, और चीजों को मतलब कैसे अच्छे से पॉइंट वाइज आप आंसर्स को अपना मेंशन कर रहे हैं, ताकि जो टीचर चेक कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा आसानी रहे, सहूलियत रहे, कि उसको माथापच्ची नहीं करनी पड़े कि इसमें आंसर मुझे ढूंढना का है। आपका इतना वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि वो आंसर देखे उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इस बच्चे ने आंसर लिखा है। तो उसका यही है, और बाकी चीजें कल्पित बता चुका है। जी सर मेरा अगला प्रश्न इंटरव्यू से संबंधित है। जब हम देखते हैं कि प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद अंततः जब हम सफलता अर्जित करने की ओर बढ़ते हैं तो इंटरव्यू इसमें अति आवश्यक हो जाता है। तो इंटरव्यू के संदर्भ में आपकी क्या अनुभव रहे हैं, और क्या इंटरव्यू में आपको कोई ऐसा यूनिक प्रश्न पूछा गया हो तो कृपया करके हमसे साझा करें। और साथ ही सर हम आपसे राय भी लेना चाहेंगे इसके संबंध में भावी अभ्यर्थियों के लिए कि इंटरव्यू कैसे वो अच्छा कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके। सबसे यूनिक क्वेश्चंस तो जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए आपको पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप मेंस की जो भी है तैयारी, आप मेंस पे फोकस कीजिए। आपका ज्यादा से ज्यादा टारगेट होना चाहिए कि मेंस में मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकूं। तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको यूँ रहेगा कि नहीं मैंने मेंस में अच्छा किया है, तो अगर इंटरव्यू बेकार भी जाता है कई बार, क्योंकि वो इंटरव्यू ऐसी चीज है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट का जो समय होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो 15-20 मिनट आपके अच्छे नहीं निकल पाते। वो 15 से 20 मिनट आपके अच्छे नहीं निकल पाते, ये आपके कई बार पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू आधा ये है कि ये मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, मान लीजिए आपने कहीं कोई बात है वो आप बता रहे हैं, वो सामने आप अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे, तो इंटरव्यू के अंदर ऐसी दिक्कतें हो सकती है। तो आपका लगभग 100% कंट्रोल नहीं रहता इंटरव्यू का। मेंस में आपका पूरा कंट्रोल है, तो आप मेंस की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मेंस कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि अब मैंने मेंस कर लिया इतनी अच्छे से, तो मैं इंटरव्यू तो आराम से क्रैक कर दूँ। तो आप इंटरव्यू के लिए जो है अपनी बेसिक जो भी अपना सराउंडिंग है उनके बारे में नॉलेज रखिए। जैसे अपना होम जिला हुआ, राज्य हुआ, अपना जो तहसील या ब्लॉक है उसके बारे में आप अपनी बेसिक जानकारी रखिए। अपनी हॉबीज का पता होना चाहिए, आपकी जो ग्रेजुएशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये लगभग स्कूलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीजें इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी चीजें जैसे कल्पित ने बताई, इंटरव्यू एक्चुअल में आपका नॉलेज टेस्ट है नहीं, बट जिस प्रकार से आरपीएससी के अंदर कई बार फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आपको सभी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना इन चीजों के लिए। प्लस आपको जो भी आपका जो बेसिक बैकग्राउंड है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, करंट टॉपिक्स, जैसे मुझसे भी काफी करंट पे पूछा गया था, कल्पित से भी पूछा गया था, और तो यही चीजें। और यूनिक क्वेश्चन तो एक मुझसे तो मतलब इतना कोई खास यूनिक नहीं था, इससे जरूर एक यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स कि वो शायद इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये सब जानना चाह रहे थे। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, चलो बताओ कि इन्हें प्यार क्या होता है। तो इसका आंसर भी काफी यूनिक सा ही था। तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी अलग से पूछे जा सकते हैं, या फिर मतलब वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे आपका जानना चाहते हैं। तो इंटरव्यू, और जैसा कि इसने बताया कि आपको मेन फोकस आपके मेंस पे रखना है। अगर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो 15-20 मिनट आपकी अच्छी तैयारी भी होती है, पर कई बार इंटरव्यू पैनल आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं जहां पे आप थोड़े से घबरा जाते हैं या फिर अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो बाकी वो उनको देखना आपका कॉन्फिडेंस ही होता है। जैसे कि मेरा शायद इनिशियली इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर लास्ट में जाके संभल गया था। बट वो ये देखना चाहते हैं कि आप उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन के अंदर, कि इनिशियली आपका इंटरव्यू कैसा था, बाद में आपका कैसा हो गया है, आपने स्ट्रेस को झेला है, मतलब कि तो आप वहां पे इतने स्ट्रेस के अंदर आप अपने आंसर्स को फाइनली उन चीजों को सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं।
तो इंटरव्यू का मोटा मोटा ये है कि वो आपकी वैसे पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते हैं, बट जिस पैटर्न पे अपने आरपीएससी वगैरह में इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कई बार वो चीजें फैक्चुअल पे चली जाती हैं। तो आपको फैक्चुअल पे भी आरपीएससी के इंटरव्यू में थोड़ा सा इस पे आपको ज्यादा फोकस देना है। बाकी एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है, बी काम पॉजिटिव। जी सर। सर अगले प्रश्न से पे पढ़ने से पहले हम सब जानना चाहेंगे कि उस यूनिक प्रश्न का सर ने उत्तर क्या दिया था। वो यही बता पाएगा। नहीं, वो आंसर तो क्या बताऊंगा, आप अगला क्वेश्चन पर इतना है कि आप जो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनसे डरिए मत कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं आ रहे तो आगे आपको 4 क्वेश्चन के बाद में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप डरिए मत, शायद वो कॉन्फिडेंस का काम होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। जो भी बता रहे हैं आपको ऐसा नहीं है कि आप गलत बता रहे हैं, इंटरव्यू में कुछ भी गलत सही नहीं है। बस हाँ, झूठ एकदम मत बोलिए, आप साफ झूठ मत बोलिए कि भाई मेरे को जो चीज फैक्ट है वो चीज में आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो शायद वो गलत हो जाएगा। बाकी तो कॉन्फिडेंट रहिए, आप आराम से क्लियर कर। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि सर अगर आप सर भावी अभ्यर्थियों को कोई संदेश देना चाहें तो ये हमारे लिए अतिहर्ष का विषय होगा। संदेश यही है कि आप पर्टिकुलरली यंगस्टर्स के लिए मैं एक देना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स में आजकल थोड़े पेशेंस की काफी कमी है, और जैसे आरपीएससी हो यूपीएससी हो, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो जिनमें काफी पेशेंस और इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो सबसे पहले थोड़ा पेशेंस लाएं अपने अंदर। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी चीज आप अचीव करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर टाइम लग सकता है। पेशेंस के साथ में आपको जो कंसिस्टेंसी है कि कई बार जब लंबी प्रोसेस होती है तो बच्चा 2-3 महीने या 6 महीने लगातार पढ़ाई करता है, फिर वो थोड़ा सा ढिलाई बरत देता है। तो इसमें आपको ये गलती नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे 6 घंटे ही पढ़ो, और वो 6 घंटे की कंसिस्टेंसी जब तक आपका पूरा फाइनल प्रोसेस ओवर नहीं हो जाता है, जैसे उसके अंदर आपको 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, 1 साल ही लगे, तो उस चीज पे आपको एक फोकस करना है। थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह से जो एक पर्सनल मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने भी इनसे दूरी बनाई थी, इनमें जब आप प्रिपरेशन के दौरान आपको पता नहीं चलता बट टाइम वेस्ट काफी कर देते हैं बच्चे। तो थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि थोड़ी दूरी बनाएं। जब आप बन जाएंगे उसके बाद में खूब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। जैसे कि हम 2 साल तक बिल्कुल इन चीजों से दूर थे, अब ठीक है हो गया तो फाइनली एक्टिव हैं। तो ये पर्टिकुलरली 3 मैसेज और मैं देना चाहता हूँ। और चौथा कि मेहनत के अलावा शॉर्टकट आप कभी अपनाने की नहीं सोचें, क्योंकि शॉर्टकट से आप कभी भी कोई बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। और बड़ी चीज अगर कुछ अचीव भी करेंगे या कोई छोटा मोटा, तो वो बहुत मतलब कि मोमेंट्री होगा। तो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये 4 मेन मैसेज हैं जो हमने भी शायद अपनाए थे और मैं एक यूथ को बताना चाहता हूँ। इसके अलावा पेशेंस और परसिवरेंस आपको जरूरी होता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं। आप कभी भी ये सोच के मत चलिए, मतलब ये मान के मत चलिए, आपको ये यकीन तो खुद पे रखना है कि मैं पहली बार में क्लियर कर लूंगा, पर आपके पास ये भी सोच रहनी चाहिए कि अगर पहली बार में नहीं होता है तो मैं खुद को कैसे हैंडल करूंगा। मतलब आप कई बार बच्चा ऐसा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है, बच्चे को लगता है कि भाई मैं पहली बार में पहली रैंक लाऊंगा। अब पहली रैंक नहीं आती है या रैंक नीचे आती है या रैंक नहीं भी आती है, तो उस सिचुएशन में बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो चीज आप कैसे हैंडल करेंगे, आप इनके साथ किस तरीके, कोई मतलब आपको एक्टिविटीज पसंद है, कोई खेलना पसंद है या कुछ और पसंद है, तो आप उस डिप्रेशन से कैसे निकलेंगे। उसको इतना ज्यादा बर्डन मत बनाइए, आप उसको टारगेट रखिए पर बर्डन मत बनने दीजिए उसको। दूसरी चीज आज जैसे संजीव ने कहा है कि शॉर्टकट कोई भी नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत कीजिए, बिल्कुल सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये यहाँ से ये ऐसे कर दूं, छोटा मोटा कहीं भी कोई आपको दिख रहा है कि हाँ इधर से चला जाऊंगा मैं और ये मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सफलता अचीव करने के लिए असफल भी होना पड़े तो असफल होइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे सीखिए। कई बार जैसे आप मान लीजिए अभी आरएस में जो असफल कैंडिडेट्स हैं या आईएएस में जो असफल कैंडिडेट होते हैं, तो जो अगली बार सफल हो जाते हैं और जो नहीं हो पाते या कभी क्लियर नहीं कर पाते, तो शायद उनमें एक ही फर्क रहता है कि जो असफल हो जाते हैं और अगली बार सफल होते हैं, वो अपनी जो असफलता है उससे सीख लेते हैं कि भाई मैंने पिछली बार ये गलतियां की थी, ये गलतियों से मेरे को ये सीखना है, तो वो चीजें वो इम्प्रूव कर लेता है।
लेकिन कई बार लोग इतने यूं होते हैं कि नहीं मेरा तरीका सही है, मैं तो गलत नहीं कर रहा, ये यूपीएससी या आरपीएससी में ही गलती है। तो ऐसा नहीं होता भाई, आप में कहीं ना कहीं गलती रही होगी, वरना इतने अटेम्प्ट्स आप देते हैं और उसके बाद में भी सफल नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं तो आपकी आंसर राइटिंग में या कहीं किसी न किसी स्किल में कोई कमी है। तो आप उसको पता कीजिए। असफलता खुद के अंदर कमियां ढूंढना कोई भी गलत नहीं है। आप अगर खुद नहीं ढूंढ पा रहे तो आप ऐसा दोस्त या आपके माता पिता या भाई बहन जो भी है, आप उनसे पूछिए कि कई बार बच्चे के अंदर पेशेंस की कमी होती है, कई बार आंसर राइटिंग स्किल की कमी होती है, कई बार मान लीजिए आप ज्यादा कि भाई मतलब सरकार के विरोधी आइडियोलॉजी की तरफ जाने लग जाते हैं, या ऐसे मतलब इस तरीके की चीजें होती है जो आपको क्या है कि आपको पता नहीं चल पाती, तो आप दूसरों से पता करवाइए, वरना आप खुद ढूंढिए। खुद के अंदर कमियां ढूंढना सबसे सही चीज होती है, आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए और जरूर सफल हो। जी सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमें मार्गदर्शित किया। आशा करते हैं कि आपको भी यह साक्षात्कार परस्पर संवादात्मक लगा होगा। साथ ही हम सब यह कामना करते हैं कि आप दोनों का भविष्य उज्जवल हो और आप दोनों की मित्रता अनेकों कीर्तिमान रचे। साथ ही हम यह भी चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।